बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। मैथमेटिक्स के आज के लेक्चर के अंदर हम चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट करेंगे, फाइनेंशियल अर्थमेटिक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन को हम प्रीवियस क्लासेस के अंदर भी स्टडी कर चुके हैं। प्रोपोर्शन क्या होता है? द स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज। दो रेशियोज की जो इक्वालिटी की जो स्टेटमेंट होती है, इसको हम क्या नाम देते हैं? प्रोपोर्शन का नाम देते हैं। आपके पास कोई भी दो रेशियोज हैं, ठीक है, एक रेशियो आपकी है ए रेशियो बी और दूसरी रेशियो है सी रेशियो डी। इनके दरमियान में जो इक्वालिटी की जो ये वाली स्टेटमेंट है, इसको हम क्या नाम देते हैं? प्रोपोर्शन का नाम देते हैं। अब प्रोपोर्शन की टू टाइप्स होती हैं, एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन और एक इनवर्स प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है कि अगर एक क्वांटिटी के इंक्रीज करने से दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज करे या एक क्वांटिटी के डिक्रीज करने से दूसरी क्वांटिटी भी डिक्रीज करे, तो हम इस रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट मीन कि एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़े, एक कम हो रही है तो दूसरी भी कम हो, तो हम इस रिलेशनशिप को क्या बोलेंगे? डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होगा? उल्ट, मतलब एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी क्या होगी? डिक्रीज। एक क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी क्या होगी? इंक्रीज। तो इस रिलेशनशिप को हम बोलते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। ये जो डेफिनेशन आपकी हैं प्रोपोर्शन की, डायरेक्ट प्रोपोर्शन की और इनवर्स प्रोपोर्शन की, ये आपकी पेज नंबर 88 और 89 के ऊपर लिखी हुई हैं, तो वहाँ से आपने इनको तैयार कर लेना है। ठीक है। तो इनवर्स प्रोपोर्शन मैं बता रहा था कि एक क्वांटिटी के कम होने से दूसरी क्वांटिटी बढ़ जाए और एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी कम हो जाए, तो हम इस रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं? इनवर्स प्रोपोर्शन। इसके बाद नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो आपकी जो आ रही है वो है कंपाउंड प्रोपोर्शन। कंपाउंड प्रोपोर्शन क्या होता है? इसकी डेफिनेशन आपकी बुक पेज नंबर 90 के ऊपर लिखी हुई है। तो कंपाउंड प्रोपोर्शन बेसिकली एक ऐसा रिलेशनशिप होता है जिसके अंदर एक क्वांटिटी के इंक्रीज या फिर डिक्रीज करने से दो या दो से ज़्यादा क्वांटिटीज़ में क्या आ जाए? चेंज आ जाए, इंक्रीज या डिक्रीज हो जाए, तो हम इस रिलेशनशिप को क्या बोलेंगे? कंपाउंड प्रोपोर्शन। मतलब एक क्वांटिटी में चेंज होने से दो या दो से ज़्यादा क्वांटिटीज़ में चेंज हो जाए। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज अगर हम पेट्रोल की प्राइस इंक्रीज़ होती है तो आप देखते हैं कि आपकी जो डेली लाइफ की बहुत सारी चीज़ों की प्राइस बढ़ जाती है। तो इट मीन्स डैट कि एक क्वांटिटी के इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने से, चेंज होने से दो या दो से ज़्यादा मज़ीद क्वांटिटीज़ जो हैं वो चेंज हो जाएं, तो अब इस रिलेशनशिप को हम क्या बोलेंगे? कंपाउंड प्रोपोर्शन। अब इस प्रोपोर्शन के रिलेटेड आपको कुछ डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स दी हुई हैं एक्सरसाइज 4A के अंदर, जिनको हम सॉल्व करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4A, बुक पेज नंबर 91, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट देखें। 5 मेंबर्स ऑफ अ फैमिली हैव 56 kg राशन विच इज़ sufficient for a couple of weeks. How much ration is needed if the family has to accommodate 4 guests for 10 days? ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपने इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व किस तरह करना है? तो सबसे पहले आपने देखना है कि आपने फाइंड क्या करना है। कोई भी क्वेश्चन दिया हो, सबसे पहले आपने देखना है कि उस क्वेश्चन के अंदर आपने फाइंड क्या करना है। इसके अंदर हमने क्या फाइंड करना है? हाउ मच राशन, कितना राशन चाहिए होगा। तो सबसे पहले जो चीज़ हमने फाइंड करनी है वो आपने क्या करना है? उसको लेट कर लेना है। लेट रिक्वायर्ड राशन। ठीक है। सबसे पहले आपका ये टास्क होगा कि जो चीज़ आपने फाइंड करनी है उसको आपने लेट कर लेना है कि वो वैल्यू x की इक्वल है। इट मीन्स डैट कि हमने x की वैल्यू को फाइंड करना है। अब देखिए स्टेटमेंट पढ़े। 5 मेंबर्स हैं ऑफ अ फैमिली, एक फैमिली के 5 मेंबर्स हैं, है 56 kg राशन, जिनके पास 56 kg राशन है, विच इज़ सफिशेंट फॉर अ कपल ऑफ वीक्स, जो कि कपल ऑफ वीक्स 2 वीक्स के लिए उनके पास काफ़ी है। ठीक है।
हाउ मच राशन इज नीडेड, कितना राशन चाहिए होगा इफ़ अ फैमिली, उस फैमिली को हैज़ टू अकोमोडेट 4 गेस्ट को अकोमोडेट करने के लिए फॉर 10 डेज के लिए। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जो चीज़ आपको रिक्वायर्ड थी, राशन आपको रिक्वायर्ड था, तो राशन आपने जो भी आपको दिया हो, ठीक है, जो भी आपको डाटा दिया उसको आपने रेशियो की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। सबसे पहले राशन है तो आपने राशन लिख देना है मोस्ट लेफ्ट साइड में, क्योंकि ये हमने फाइंड करना है। इसके बाद नेक्स्ट आपने रेशियो का साइन लगाना है। इसके बाद और आपको क्या दिया हुआ है, और आपको मेंबर्स दिए हुए हैं और डेज दिए हुए हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे मेंबर्स, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन के अंदर डाटा दिया उसको आपने रेशियो की फॉर्म में एक्सप्रेस कर लेना, और आपको दिए हुए हैं डेज, ठीक है। इसके बाद देखिए राशन, सबसे पहले आपको राशन कितना दिया हुआ था, राशन आपका है 56 kg, ठीक है, 56 kg राशन है। इसके बाद मेंबर्स कितने हैं, मेंबर्स आपके हैं 5, ठीक है, 5 मेंबर्स थे, 56 kg राशन था, और डेज कितने, फॉर अ कपल ऑफ वीक्स मीन 2 वीक्स 14 डेज। इसके बाद नेक्स्ट आपको हाउ मच राशन, कितना राशन, तो वो आपने ऊपर सपोज किया है कि वो राशन कितना है x। इसके बाद मेंबर्स आप कितने हैं, इफ़ द फैमिली हैज़ टू अकोमोडेट 4 गेस्ट्स को अकोमोडेट करना है, 5 फैमिलीज़ के मेंबर्स हैं, तो टोटल कितने मेंबर्स हो जाएंगे 9। इसके बाद डेज कितने हैं 10। सबसे पहले आपने डाटा को इस तरह रेशियो की फॉर्म में एक्सप्रेस कर लेना है। रेशियो की फॉर्म में एक्सप्रेस करने के बाद अब जब डायरेक्ट प्रोपोर्शन आता है, मैंने यहाँ पर बताया था कि एक चीज़ के इंक्रीज़ करने से दूसरी चीज़ भी इंक्रीज़ आती है, तो इट मीन्स डैट कि जो इन डायरेक्ट रिलेशन के अंदर जो आपका एरोस, क्योंकि हमने क्वेश्चन के अंदर एरो को यूज़ करना है, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन के अंदर जो एरोज हैं वो एक साइड पे आते हैं, और इन्वर्स प्रोपोर्शन में एक दूसरे के ऑपोजिट आते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले आपको जो चीज़ रिक्वायर्ड हो, इसका एरो आपने एक्स वाली साइड पे टेल और दूसरी साइड पे क्या कर देना है हेड, ठीक है, टेल और हेड, ये आपने एरो फिक्स है, ये हर दफ़ा आपने इस तरह ही लगाना है। इसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो आपने देखना है कि राशन और मेंबर्स का आपस में क्या रिलेशन है, डायरेक्ट है या फिर इनवर्स है। इसी तरह फिर राशन का आपने डेज के साथ देखना, मतलब जो चीज़ आपने फाइंड करनी है उसका रिलेशन आपने नेक्स्ट दोनों वैल्यूज़ के साथ देखना है। सबसे पहले हम देखेंगे राशन का मेंबर्स के साथ। अब राशन का मेंबर्स के साथ देखें तो राशन आपके पास था 56 kg, मेंबर्स कितने थे 5। अब मेंबर्स क्या हो गए, बढ़ गए हैं। अब मेंबर्स बढ़ गए हैं तो उनको राशन भी ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। तो पहले 5 मेंबर्स 56 kg यूज़ करते थे, अब मेंबर्स बढ़ गए हैं तो उनको भी ज़्यादा राशन रिक्वायर्ड होगा। तो इट मीन्स डैट कि इन एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ भी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। तो ये कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट। अगर डायरेक्ट रिलेशन हो तो आपने इसी ही डायरेक्शन में आपने नेक्स्ट एरो लगा देना है। इसके बाद नेक्स्ट है डेज का देखें। अब 56 kg राशन था, डेज आपके पास थे 14। अब डेज कम हो गए हैं, ठीक है, डेज कम हो गया तो राशन भी कम ही चाहिए होगा, क्योंकि 56 kg 14 डेज के लिए। अब डेज कम है तो राशन भी हमें कम ही चाहिए होगा, तो ये रिलेशन भी क्या है, डायरेक्ट है। तो आपने कॉमन सेंस का कॉन्सेप्ट यूज़ करना है कि अगर 14 डेज में 56 kg यूज़ होता था, तो अब 10 डेज हैं तो 10 डेज में हम 56 से कम ही यूज़ करेंगे, तो ये रिलेशन भी क्या है, डायरेक्ट है। मतलब एक चीज़ कम हुई है तो दूसरी भी कम हुई है, एक चीज़ के कम होने से दूसरी चीज़ भी कम होते, वो डायरेक्ट रिलेशन होते हैं। तो ये डायरेक्ट है। सबसे पहले आपने देखना है ये डायरेक्ट रिलेशन है या इन्वर्स है, तो ये दोनों रिलेशन ही डायरेक्ट है। अगर डायरेक्ट हैं तो आपने फर्स्ट वाली ही डायरेक्शन में आपने दोनों एरोस लगा दे। इसके बाद आपने लिखना कैसे, सबसे पहले आपने टेल से हेड की तरफ लिखना है। टेल एक्स है और हेड 56 है, तो ओवर आपने 56 लिख देना। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर फर्स्ट एक्स वाली वैल्यू के बाद आपने लगाना इक्वल। इसके बाद अगेन टेल से हेड 9/5। इसके बाद यहाँ पर आपने साइन डालना है मल्टीप्लाई। पहले यहाँ पर इक्वल का और इन दोनों के दरम्यान में हमेशा मल्टीप्लाई का साइन आएगा। इसके बाद ये 10 और ये आएगा 14। इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x/56 इज इक्वल टू 9 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा 90। इसके बाद 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 14 के साथ तो आंसर आएगा 70, ठीक है। अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने x की वैल्यू को फाइंड करना। अब x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए 56 इस साइड पे क्या हो रहा है, डिवाइड, दूसरी साइड पे लेकर जाएंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो हम इसको दूसरी साइड पे लेकर जाएंगे
सो यहाँ पर क्या आएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू 90/70 मल्टीप्लाई बाई 56 उधर डिवाइड हो रहा था, इधर मल्टीप्लाई। सो x की वैल्यू हम निकाल लेंगे, 90 को मल्टीप्लाई करेंगे 56 के साथ और 70 पर जब हम डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 72। ठीक है, तो आप नीचे लिख देंगे रिक्वायर्ड राशन इज इक्वल टू 72 kg। ठीक है, तो इस तरह ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट देखिए, द कॉस्ट ऑफ 20 मीटर बाई 15 मीटर ग्लास शीट एज 1500 रुपीज़। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द ग्लास शीट विच इज 12 मीटर बाई 10 मीटर। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में। सबसे पहले द कॉस्ट ऑफ 20 मीटर बाई 15, इसका मतलब है 20 मीटर आपको क्या दी हुई है, लेंथ, और बाई 15 ये आपको क्या दी हुई है, विड्थ। ठीक है, ग्लास शीट, एक ग्लास शीट है जिसकी लेंथ 20 मीटर है और विड्थ कितनी है, 15 मीटर, और उसकी जो प्राइस है वो आपको दी हुई है 1500 रुपीज़। फाइंड द कॉस्ट, आपने कॉस्ट फाइंड करनी। सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि जो चीज़ आपने फाइंड करनी हो, ठीक है, वो आपने लिख लेनी है, लेट लिख लेना है, लेट रिक्वायर्ड कॉस्ट, उसको आपने नाम दे देना है एक्स का। इसके बाद जो चीज़ आपने फाइंड करनी है, कॉस्ट फाइंड करनी है, तो इसको आपने मोस्ट लेफ्ट साइड। इसके बाद और आपको क्वेश्चन के अंदर क्या डाटा दिया हुआ है, और आपको दिया हुआ है लेंथ एंड विड्थ, तो उनको आपने रेशो की फॉर्म में लिखने हैं। तो आपको इस एक्सरसाइज के अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं आपको 3 चीज़ें ही दी हुई हैं। ठीक है, तो आपने इस तरह 3 चीज़ों को रेशो की फॉर्म। अब पहले कॉस्ट कितनी है, 1500, लेंथ कितनी है, लेंथ थी 20 मीटर, इसके बाद नेक्स्ट विड्थ कितनी है, 15 मीटर, इसके बाद नेक्स्ट आपने कॉस्ट फाइंड करनी है, और लेंथ आपको दी हुई है 12 मीटर, और ये आपको दी है 10 मीटर। ठीक है, आपने सबसे पहले डाटा को लिख लिया। ये मैंने आपको बताया कि आपने हमेशा एक्स वाली साइड पे टेल और दूसरी साइड पे हेड, ये आपने एक एरो तो आपने हमेशा इस तरह लगाना। इसके बाद नेक्स्ट आपने रिलेशन देखना है कॉस्ट और लेंथ का। अब देखें, पहले कॉस्ट कितनी थी 1500, लेंथ कितनी है 20 मीटर। अब लेंथ कम हुई है तो कॉस्ट भी कम होगी, क्योंकि ग्लास शीट है, उसकी लेंथ जितनी ज़्यादा होगी कॉस्ट भी उतनी ज़्यादा होगी, और अगर लेंथ कम करेंगे तो कॉस्ट भी कम होगी। तो इट मीन्स डैट कि ये डायरेक्ट रिलेशन है। इसके बाद नेक्स्ट देखें विड्थ। अब कॉस्ट 1500 है और विड्थ कितनी है 15 मीटर। अब विड्थ कम हुई है तो कॉस्ट भी कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी डायरेक्ट रिलेशन है। तो आपने एक्स वाली यहाँ जो चीज़ आपने फाइंड करनी है, इसका रिलेशन आपने दोनों के साथ देखना है। तो दोनों रिलेशन क्योंकि डायरेक्ट हैं तो आपने इसकी ही डायरेक्शन में बाकी एरोज भी लगा। इसके बाद लिखना कैसे है, टेल से हेड, टेल आपका एक्स है और नीचे आप लिखेंगे 1500, यहाँ पर इक्वल, अगेन टेल और फिर हेड, मल्टीप्लाई का साइन, अगेन टेल और हेड। इसके बाद x ओवर 1500 इज इक्वल टू 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ तो आपका आंसर आएगा 120, और 20 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 15 के साथ तो आंसर आएगा 300। अब हमने x फाइंड करना है, तो x फाइंड करने के लिए 120 ओवर 300, ये डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई। सो x की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी, 120 को 1500 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 300 पे डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 600। अब x हमने फाइंड कर तो नीचे आप लिख देंगे रिक्वायर्ड कॉस्ट इज इक्वल टू 600 रुपीज़। ठीक है, तो इस तरह ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 6 को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बाकी जो आपके क्वेश्चन हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक, ये बिल्कुल उसी तरह ही आपने सॉल्व करना है जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर
2 को सॉल्व किया, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे डायरेक्ट प्रोपोर्शन के हैं। तो बिल्कुल जिस तरह हमने पहले और दूसरा क्वेश्चन किया है, सेम इसी मेथड को फॉलो करते हुए सेम इसी तरह ही आपने एरो लगाने हैं, सेम स्टेप्स करने हैं, और उसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। इसके बाद जो आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8, ये आपके इन्वर्स प्रोपोर्शन के है। तो इसका एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं इन्वर्स प्रोपोर्शन के वाला भी। तो क्वेश्चन नंबर 6 को हम स्टार्ट करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है 200 hosiery atoms can be manufactured by 10 experts in 8 days. How many more experts are needed to cope with the order of 400 hosiery atoms in 10 days? तो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि आपने फाइंड क्या करना है, तो फाइंड आपको पता चल गया हाउ मेनी मोर एक्सपर्ट। तो हमने क्या फाइंड करना है, एक्सपर्ट फाइंड करना है। तो लेट लिखेंगे रिक्वायर्ड, सेम मेथड रिक्वायर्ड एक्सपर्ट, ठीक है। तो सबसे पहले रिक्वायर्ड एक्सपर्ट कितनी है, x, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है, हमने जो चीज़ फाइंड करनी है उसको हम किस साइड पे लिखते हैं जी, हमने फाइंड करने एक्सपर्ट, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे एक्सपर्ट, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट रेशियो, और आपको क्वेश्चन के अंदर क्या डाटा दिया हुआ, और आपको दिया हुआ है हॉजरीज एटम्स, इसके बाद नेक्स्ट और आपको रिक्वायर्ड है डेज, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें आपको दी, इनको आपने रेशियो की फॉर्म में लिखने हैं। सबसे पहले एक्सपर्ट कितने थे, 10 एक्सपर्ट थे, एटम्स कितनी थी, 200 एटम्स थी, और डेज कितने थे, 8 डेज थे। इसके बाद हाउ मैनी मोर एक्सपर्ट, तो कितने एक्सपर्ट चाहिए होंगे, इसको हम नाम देंगे एक्स का। इसके बाद अब हॉजरीज एटम्स कितनी है 400, और डेज कितनी है 10, ठीक है जी। एक्स ये चीज़ हमने फाइंड करनी है, तो इसका एरो आपने टेल से हेड की तरफ लगा देना है। अब नेक्स्ट देखिए एक्सपर्ट का, सबसे पहले आपने हॉजरी एटम्स के साथ देखना है। तो चाहे आप डेज के ऊपर हाथ रख लें तो आप बता सकते हैं। एक्सपर्ट आपके पास 10 थे, एटम्स कितनी थी 200। अब 10 एक्सपर्ट 200 एटम्स को तैयार करते हैं। अब आपके पास एटम्स बढ़ गई हैं, एटम बढ़ गई हैं, तो हमें एक्सपर्ट भी ज़्यादा चाहिए होंगे इन एटम्स को तैयार करने के लिए। तो इट मीन्स डैट कि ये भी आपका डायरेक्ट रिलेशन है, एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ भी बढ़ जाएगी। तो आपने इसी की डायरेक्शन में एरो लगा दिया। इसके बाद अब नेक्स्ट देखिए एक्सपर्ट का और डेज का आपने देखना है। अब एक्सपर्ट आपके पास कितने हैं 10, और डेज कितने हैं 8। अब 8 डेज थे और 10 एक्सपर्ट्स काफ़ी थे। अब डेज आपने बढ़ा दिए, पहले वो काम जो है वो 8 डेज में 10 एक्सपर्ट अपना काम मुकम्मल कर रहे थे, आपने जो डेज हैं वो बढ़ा दिए हैं। तो आप एक्सपर्ट आपको कम चाहिए होंगे, क्योंकि आपने डेज बढ़ा दिए हैं, तो डेज बढ़ गए हैं तो एक्सपर्ट कम भी होंगे, तो वो अपने काम को कंप्लीट कर लेंगे। तो इट मीन्स डैट कि ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है। देखें 8 डेज थे, एक्सपर्ट कितने थे 10। अब डेज बढ़ गए हैं तो एक्सपर्ट क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे उस काम को। तो अब ये कौन सा रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन है, क्योंकि एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ क्या हो रही है, कम हो रही है। तो ये इन्वर्स है, तो आपने इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में एरो लगा दें। इसके बाद बाकी बिल्कुल सेम है, सिर्फ आपने एरो का अगर आपको अंडरस्टैंड हो गया कि एरो किस तरह लगाने हैं, तो बाकी क्वेश्चन सेम टू सेम आपने सॉल्व करना है। तो देखें टेल से हेड की तरफ लिखना है, तो देखें x/10 यहाँ पर इक्वल टेल क्या है 400 और हेड क्या है 200। यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन, टेल आप 8 और हेड आपका 10। इसके बाद x/10 जी मल्टीप्लाई करेंगे 400 को, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ तो आपका आंसर क्या आएगा 8 4 32, 100 और 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000। अब x की वैल्यू को फाइंड करना है, ये 10 इधर डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई। सो 32 100 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2000 पे डिवाइड करेंगे, तो आपका आंसर आएगा 16। x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली 16। अब क्वेश्चन हमारा क्या था, उसने कहा था हाउ मैनी मोर एक्सपर्ट, पहले एक्सपर्ट कितने थे 10,
अब इस काम को मुकम्मल करने के लिए कितने एक्सपर्ट चाहिए? 16। तो अब आप लिखेंगे नंबर ऑफ मोर एक्सपर्ट। जी कितने मज़ीद एक्सपर्ट हमें चाहिए? देखिए पहले एक्सपर्ट थे 10, अब 16 है, तो 16 में से 10 को माइनस कर देंगे तो बाकी मज़ीद हमें कितने एक्सपर्ट चाहिए होंगे? 6। तो 6 एक्सपर्ट मज़ीद चाहिए होंगी इस काम को मुकम्मल करने के लिए। तो ये आपका आंसर है। ठीक है, तो फर्स्ट 5 क्वेश्चन आपके डायरेक्ट प्रोपोर्शन के क्वेश्चन हैं और जो लास्ट 3 क्वेश्चन हैं 6, 7 और 8 ये आपके तीनों इन्वर्स प्रोपोर्शन के क्वेश्चन हैं। तो आपने सेम टू सेम इसी तरह आपने बाकी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है और यही आपका होमवर्क है कि आपने एक्सरसाइज 4A कंप्लीट करनी है। तो आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।